हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका दोबारा स्वागत करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 किसका ज्योग्राफी का, और चैप्टर का नाम है कि जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट, मतलब भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, भूगोल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, इसके लिए हमने लेक्चर 1 देखा है और ये लेक्चर 2 है। इसमें पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मतलब ये लेक्चर 2 है, इसमें हम पूरी कंप्लीट थ्योरी करेंगे और अगले पार्ट में यानी तीसरा पार्ट, देखो 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो एक हो गया, अभी दूसरा चल रहा है और तीसरा आएगा। और एक सप्ताह में 3 दिन ही मिलते हैं ज्योग्राफी को, और 3 दिन हिस्ट्री को, 3 दिन पॉलिटिक और 3 दिन हिंदी को। तो मतलब उस हिसाब से अपना एक सप्ताह में एक चैप्टर क्लियर हो गया ज्योग्राफी का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका चैप्टर थोड़ा लंबा चौड़ा है अपेक्षाकृत जो आइदर सब्जेक्ट है, जैसे अपनी इतिहास है। इतिहास में 11 चैप्टर, ये कितने, मात्र 11 ही है बस। इसकी 2 बुक्स है भाई। ठीक है, बड़ा सिलेबस है तो पढ़ना हमें, ये कोई और रखे तो पढ़ेगा नहीं। अब देखो, हमने भूगोल का अध्ययन पढ़ेंगे। भूगोल क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, आपने देखा था भूगोल का क्या अर्थ है। भूगोल 2 शब्दों से, 2 शब्दों के, एक ग्रीक भाषा के 2 शब्द ज्योग्राफी से बना है। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब वर्णन। तो इसका अर्थ होगा, जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। और जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये बैठे महानुभाव, इनका मुझे फोटो लाना चाहिए था, पर आपको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, बहुत जल्द दिखाएंगे। इनका नाम था एरेटोस्थेनीज। ठीक है, ये आगे सबसे मेन मुद्दा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। किसका इंतज़ार कर रहे हो बेटे, किसका कर रहे हो तुम लोग? सारी पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे मिलता है, जो पैनल पे दिखाई देता है। ठीक है, और ये इसका क्या कहते हैं, वो वाला है। ये जो यहाँ पे लिखा वो सर्च कर लेना, अपने आराम से मिल जाएगा। ये जो पीछे वाला लिखा है ये सब आरपी स्टडी। ठीक है, और ये चैनल है जिसपे करंट में 82 सब्सक्राइबर है। ठीक है, और आपकी मेहरबानी रही तो 100 भी होंगे बहुत जल्द। तो इसलिए अभी ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए। ठीक है, बहुआयामी प्रकृति भी हमने कल देखा था कि इसके एक आयाम नहीं, बहुत आयाम है। भूगोल को एक समाकलन विषय के रूप में देखा, ये निचोड़ है। ठीक है, और क्या देखा था, वैसे बाकी चैप्टर की कंपैरिजन में ये चैप्टर मुझे कचरा लगता है, कचरा। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ना पड़ता है, हमें एग्ज़ाम में टॉप करना है। यहाँ तो देखो कि भूगोल के प्राकृतिक, भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल का एक ही सार, उसमें एक ही सब्जेक्ट मिलते हैं, और सामाजिक का ही भाग भूगोल है। अब आगे हम आज के, जो कल देखा था वो देख लिया, बात ख़त्म हो गई। अब हम आज के टॉपिक में आए। आज वेरी इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक है कि भूगोल के अध्ययन के उपागम, और यही कंप्लीट करेगा अपना चैप्टर का थ्योरी, और यहीं से मुझे लगता है कि प्रश्न यहीं से बनेगा। ठीक है, क्या है भूगोल के उपागम, भूगोल को किस आधार पे बांटा है, ये सब देखेंगे। भूगोल को किस तरह से बांटा, देखो यहाँ पे कहा है कि भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम है। कौन से? विषय वस्तु अर्थात कर्मबद्ध उपागम। इस उपागम में एक तथ्य का संपूर्ण विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उसके उपरांत क्षेत्रीय स्वरूप में वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। देखो 2 पढ़ेंगे, उसमें से पहला है कि विषय वस्तु अर्थात जो विषय वस्तु है ना, विषय वस्तुगत यानी कर्मबद्ध उपागम। इस उपागम में हम क्या पढ़ेंगे कि एक तथ्य का संपूर्ण विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाएगा, और उसके उपरांत क्षेत्रीय स्वरूप में वर्गीकृत प्रकारों में पहचान की जाएगी। दूसरा क्या कहता है, प्रादेशिक उपागम। इस उपागम में विश्व के विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभाजित करके विशेष प्रदेशों की भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। क्या मतलब हुआ, ये कहता है कि यहाँ तो इसने बोला कि इस एक तथ्य होगा। ठीक है, कोई भी आंकड़ा है, कोई भी तथ्य है, कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में 61% मरुस्थल है, और 23% पूर्वी मैदान है, 7% अरावली है, और 9% अरुणती का प्रवास। ये एक तथ्य है। ठीक है,
अब इसने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी स्तर पर अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। पूरी दुनिया में यदि हम राजस्थान का कहीं पर भी अमेरिका में पढ़ेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। और उसके उपरांत 37 स्वरूप में वर्गीकृत पहचानों की, और यदि हम इस छोटे स्तर पे देखेंगे तो यही रहेगा, कोई और नहीं आएगा, ठीक है। अब इसने कहा कि प्रादेशिक उपागम इस प्रकार विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभाजित करके एक विशेष प्रदेश की सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। किसी एक स्थान का विशेष भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो इसने कहा कि भूगोल की शाखाएं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल की शाखाएं, उसके दो उपागम ही है। एक तो मतलब दोनों हैं जो हमने पढ़ लिया आराम से। एक तो कहता है कि एक तथ्य है और उस तथ्य को संपूर्ण विषय स्तर पर अध्ययन किया जाता है, उसके उपरांत क्षेत्रीय स्तर पर वर्गीकृत प्रकारों में उसकी पहचान की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर है जो विश्व के स्तर पर पढ़ा जाता है वो स्थानीय स्तर पर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब भूगोल की शाखाएँ उपागम के आधार पर, पहली अपनी भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है कि भू आकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत हम भू आकृतियों, इसके कर्मिक विकास, ठीक है, समझ रहे हो कर्मिक विकास का क्या मतलब है, एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। भू आकृतियों और उसका कर्मिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें? भौतिक भूगोल का पहला ही टॉपिक है भू आकृति विज्ञान। दूसरा है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व और जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाएगा। मतलब टोटल यही कि जलवायु को डिटेल से खोद कर पढ़ने पड़ेगी, तब अपना भौतिक भूगोल का दूसरा टॉपिक क्या नाम है, जलवायु क्लियर हो जाएगा। जल विज्ञान से क्या मतलब है कि इसके अंतर्गत समुद्र, नदी, झील तथा अन्य सभी जलाशय सम्मिलित है। जैसे कौन सी नदी है, क्या कौन सा बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में कौन सी खाड़ी है, ये सब पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और मृदा भूगोल, इसके अंतर्गत मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाएं एवं उनका उत्पादक स्तर वर्णन करेंगे। देखो मिट्टी के बारे में आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। मिट्टी की क्या प्रक्रिया है कि वो देखो एक लेंदी प्रोसेस है, ये बहुत ही धीमे होती है, पर है एकदम आसान। चट्टान होती है, चट्टान पर जलवायु और चट्टान ये दोनों मिलकर चट्टान को तोड़ दे, जलवायु चट्टान को तोड़ देती है, मौसम ये सब इसको तोड़ देती है, हवा पानी, तो ये तोड़कर उसे एक महीन कणों में विभाजित कर देती है और इसे मृदा कहते हैं। और मृदा को जैसे अपने हो गई मरुस्थली, जलोढ़, लेटेराइट, काली, लाल पीली, वन मृदा, ये सभी मृदाएं हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे? पहला सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। ये मानव भूगोल का पहला भाग है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानीय एवं पर्दा से क्या पढ़ रहा हूँ मैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक एवं प्रादेशिक गंत्यात्मकता एवं समाज के योगदान में बने सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करेंगे, यानी कि समाज के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या एवं आदिवासी भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना का अध्ययन किया जाएगा। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण का प्रारूप में विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। जो अपने जनसंख्या के आंकड़े आते हैं उसमें जनघनत्व है, इस पर किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है, इसको सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे किसमें, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में, ठीक है। अब आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रिया, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि। अब देखो कृषि में भूगोल का क्या योगदान है, तो भाई सीधी सी बात है कि मिट्टी भूगोल की है, भौगोलिक सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐतिहासिक भूगोल, इसके अंतर्गत भौगोलिक तत्वों में होने वाले सामयिक परिवर्तनों को व्याख्या की जाती। आप जलवायु के बारे में जानते होंगे, आप कुछ नदियों के बारे में जानते होंगे, वे सूख गई तो उनका इतिहास पढ़ेंगे, वे कैसे सूखी, उनमें कौन से प्राकृतिक घटकों की कमी या वृद्धि हुई जिससे वे सूख गई,
तो ये सब पढ़ेंगे। राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत देश विदेश की सीमाएं, निकटवर्ती पड़ोसी देशों के मध्य एवं वैन्यासिक संबंध, निर्वासन क्षेत्र एवं परिसीमन का चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट जीव भूगोल। जीव भूगोल क्या कहते हैं, प्राणी भूगोल। जीव भूगोल के 4 भाग होते हैं, प्राणी भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिक भूगोल और पारिस्थितिक विज्ञान और पर्यावरण भूगोल। प्राणी भूगोल का मतलब है कि इसके अंतर्गत पशुओं और उसके निवास के स्थानिक स्वरूप तथा भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। दूसरी है वनस्पतिक भूगोल। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। और पारिस्थितिक के अंदर इसके अंदर प्रजातियों के निवास व स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पारिस्थितिक, वहाँ पे ये प्राणी पढ़ लिया, इसका भूगोल के तरीके से और इसका वैज्ञानिक तरीके से किस तरह विलुप्त हो जाती है, उसके क्या कारण है, ये सभी। पर्यावरण भूगोल क्या है, इसके अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याएं, भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण, मृदा संरक्षण, ये सभी हो रहे। ठीक है, यहाँ से बड़ा प्रश्न बन सकता है, ये मैं 50 बार बोल चुका हूँ और बनेगा, बस बनेगा तो बनेगा। प्रादेशिक, ये चौथा भाग है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं इस प्रकार 4 शाखाएं हैं। क्या, प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय भूगोल। यार ये कहाँ से आ गई, इसको छोड़ो। ये देखो, प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन। ठीक है, पहला प्रादेशिक अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन। दूसरा प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजनाएं। ये चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब है भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। भौतिक भूगोल का क्या महत्व है, तो भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। जैवमंडल के अंतर्गत भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों समा जाते हैं। जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में भौतिक भूगोल प्राकृतिक समस्याओं का मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को जानना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करके अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतः सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान होना परम आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल का महत्व दर्शाता है। ठीक है, भौतिक भूगोल का कहने का मतलब है कि भौतिक भूगोल क्या है कि जो भौतिक चीज़ें मिल रही है हमें, साइंस में आप पढ़ते होंगे भौतिक चीज़ें, तो वो जो भूगोल से हमें भौतिक चीज़ें मिल रही है, जैसे संसाधन सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो उन संसाधनों का हम अतिदोहन कर रहे हैं, जिससे कि इसका मतलब इनकी संख्या कम हो रही है, तो इनका महत्व और बढ़ रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, इसके दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन का अवक्षेप हो रहा है, ये सभी इसी के वजह से हो रहे हैं। ठीक है, अब भौगोलिक शब्दावली और ये थ्योरी का लास्ट स्लाइड है। ठीक है, अब इससे आगे कोई स्लाइड नहीं है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट था वो भूगोल की 4 शाखाएं थी, वो आप याद रखना। कौन कौन सी थोड़ा बाद में रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वीडियो अभी तक 14 मिनट तक ही हुआ है और हमें कम से कम 20 तक पहुँचाने पड़ेगा। जीपीएस अर्थात वैश्विक स्तरीय तंत्र, सही स्थिति ज्ञात करने वाला आसान उपकरण है जीपीएस। आप सुनते होंगे कि उस गाड़ी में जीपीएस लगा। क्या मतलब जीपीएस क्या करता है कि ये उसकी सही स्थिति को ज्ञान करने के लिए आसान उपकरण है। इसका हिंदी में नाम है कि वैश्विक जीपीएस। ठीक है, जीपीएस। ठीक है, इसका वैश्विक स्थितीय तंत्र। अब आया कि जीआईएस, इसका क्या नाम है, वैश्विक स्थानिक आंकड़े का प्रग्रहण, भंडारण, इच्छा अनुसार पुनः प्राप्ति और स्थानांतरण एवं प्रदर्शन की सशक्ति युक्ति को कंप्यूटर पर आधारित समूह है ये। ठीक है, ये कंप्यूटर की चीज़ है जीआईएस। यदि आप कंप्यूटर कोर्स करें अभी तो आपको पता ही होगा। अंतरापृष्ठ भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का विकास हुआ है। ठीक है, ये सभी तो हो गया, पर अब हम अगली स्लाइड में जाके देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। भूगोल की 4 शाखाएं हैं,
ठीक है। जीव भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, 4 प्रकार हैं और इनके आगे आप डीप में आप खुद पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को अभी हम विराम देते हैं। आपको पता होगा अभी आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल को पहली बार आए हैं चैनल पर तो चुपचाप बिना बोले सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है, और हम बता रहे हैं आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। इस पे आपको इसी का ही PDF मिल जाएगा, ठीक है। मैंने अपलोड कर दिया, संडे को डाल दिया था। आप देखो मैं लेक्चर्स बाद में पढ़ाता हूँ, पहले ही PDF डाल देता हूँ आपके लिए। संडे को डाला था और अभी तक देखो क्लास चल रही है। और अब देखो क्वेश्चन आंसर वाली मैं बाद में डाल दूँगा, ठीक है। और उसका PDF आप देख लेना, मतलब ये दोनों लेक्चर्स होंगे और इसका थ्योरी कंप्लीट और थ्योरी का PDF आ गया, ठीक है। अब उस PDF को देखो, जो अच्छा लगे वो नोट्स के रूप में लिख लो। मेरे अनुसार जो जो लिखा वो नोट्स ही है, और आपको उसमें से कोई कम करना है या ज़्यादा करना वो आपकी मर्जी, मैं उसमें कुछ नहीं बोलने वाला। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी कमी है, इसको ज़रूर करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो जितने ज़्यादा करोगे बच्चों को उतनी मेहनत हमारी काम, मतलब बच्चों को शेयर जितना ज़्यादा करोगे उतनी हमारी मेहनत काम आएगी, ठीक है। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। देखो अब आप सोच रहे हो सर गर्मियों की छुट्टियां हैं, 11वीं क्लास है, कुछ नहीं। अरे बेटा आगे की सोचो, ड्रीम क्या है अपना, ये है, इसमें छुट्टियां वुट्टियां कुछ नहीं होती है, बस सीधा ये, ठीक है। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। वो बच्चे ग्रेजुएशन में दिन रात एक करते हैं, अपन ऐसा करते हैं कि रूटीन बना के 11th से शुरू कर लेते हैं। तो 11th 12th ग्रेजुएशन, फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी चलती रहेगी और एकदम से कुछ काम नहीं होता और स्पीड से धीरे धीरे सब हो जाता है, ठीक है। तो यही बात है। और जो जिनका ये है और दूसरा भी है तो GS जो GK वो आपका नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। वो नंबर 1 हो गया तो और आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। मुझे नहीं लगता और कुछ चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, जी के बिना कुछ ना है। और तो जी के कम्प्लीट करो ना, फिर किसका इंतजार करो। एज ए GK देख लो भाई, 11th क्लास के नहीं हो तो फिर 11th वाले सिलेबस में देख लो, अपने एग्ज़ाम क्लास में टॉप करना, इज्जत बढ़ जाएगी। और UPSC करे हो तो भाई बाहर में जाए एग्ज़ाम, ये सब बाहर में जाए, अपना टारगेट वो है, ठीक है। तो उस टारगेट में जाओ। और वीडियो अभी एंड करता हूँ नाउ।